हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस वीडियो में हम DSSB PRT के पार्ट बी की प्रिपरेशन करने वाले हैं और ये हमारी सेकंड वीडियो है। और अब तक फर्स्ट वीडियो आ चुकी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन कवर किए हैं। और अगर आप 2x पर देखेंगे तो 25 मिनट्स में वो चीज़ कवर हो जाएगी और इतने ही मिनट्स में उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अराउजल इन इन्फेंसी इज करेक्टली मैच्ड विद देयर मूवमेंट। मतलब बच्चे को हो रही है अराउजल, उत्तेजना इन्फेंसी में, शैशवावस्था में, और उस हिसाब से कर रहे हैं वो मूवमेंट। तो क्या करेक्टली मैच्ड है? पहला, इरेगुलर स्लीप मूवमेंट होता है उनका, मसल्स ट्विच करती हैं लेकिन मेजर मूवमेंट एब्सेंस रहता है, तो ये सही है। दूसरा, अलर्ट इन एक्टिविटी है ना, अलर्ट मतलब अलर्ट है लेकिन इन एक्टिविटी, तो क्वाइट मूवमेंट है, मे मूव हेड लिम्स वाइल लुकिंग अराउंड, तो आसपास देखते समय वो क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं आपस में, है ना। तो अगर आपने ज़्यादा इसको ना भी पढ़ा हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलेज स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट। तो बेले हैं, उन्होंने स्केल दी अपनी, किससे रिलेटेड? इन्फेंट डेवलपमेंट, शैशवावस्था के विकास से रिलेटेड। तो क्या करेक्टली मैच्ड है वो बताना है। 3 महीने में बच्चे बैक साइड टर्न करने लगते हैं, ऐसा बेले ने कहा है, मतलब ऐसा उस स्केल के तो अनुसार सही है। नेक्स्ट है 9 मंथ्स रेजेस सेल्फ टू स्टैंडिंग पोजिशन, मतलब अपने आप को खड़ा कर सकता है बच्चा, तो ये दोनों ही सही हैं। अब इस बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी कि बेली की जो स्केल है वो एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। मतलब इतने महीने में अगर कोई बच्चा वो काम नहीं कर पाया जितना बेली की स्केल बताती है, तो ऐसे में कोई मस्कुलर या फिर न्यूरोलॉजिकल इशू हो सकता है। तो ये एक तरह से ये पता लगाने में ये स्केल वर्क करती है कि बच्चे को कोई समस्या है या नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज बर्थ ट्रोमा। बर्थ ट्रोमा क्या है? तो भाई बर्थ के टाइम पे फिजिकल इंजरी, जैसे नर्व डैमेज हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, टिश्यू इंजरी हो जाए, है ना, या तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या फिर डिफ़िकल्ट लेबर की वजह से, है ना। तो मतलब माँ को जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसमें जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है बच्चे को, तो उसको बर्थ ट्रोमा कहते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि बर्थ ट्रॉमा जो होते हैं वो जो पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं डिलीवरी के बाद वाले, उनसे डिफरेंट है ना। और जो प्री नेटल प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं बर्थ के पहले के, उनसे बिल्कुल अलग हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमारे लिए कि बॉडीली ग्रोथ और चेंज के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, है ना। तो एट द एज ऑफ 1, एक की उम्र में बच्चे जो होते हैं वो अपनी बेबीश राउंडनेस, मतलब बच्चे गोल मटोल होते हैं ना, फैट होता है उनमें, एंड टेक अ स्लेंडर मतलब स्लिम एथलेटिक अपीयरेंसेस ऑफ चाइल्डहुड। तो एक की एज में नहीं होता, ये 3 की एज में बच्चे ऐसा होता है, उनका फैट धीरे धीरे लो होने लगता है। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 3 चाइल्ड एब्डोमिनल मसल्स डेवलप, द टॉडलर पॉट बेली टाइटेंस। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बाल्यावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास है उसके संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड डेवलपमेंट क्या है? तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन मैच्योरेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, तो ये जो है संज्ञान में इम्प्रूवमेंट और ब्रेन मैचुरेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क के मैचुरेशन को, तो बिल्कुल सही बात है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लार्ज पार्ट इन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिजिकल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से क्या रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट के रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, यहाँ रिगार्डिंग लिखा है ना, ये ऐसे धरे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको फिजिकल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, वो भी बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट कंटिन्यूज टू इम्प्रूव इन मिडिल चाइल्डहुड, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट मिडिल चाइल्डहुड में इम्प्रूव होता रहता है, मतलब वो स्किल्स इम्प्रूव होती रहती है, मोटर स्किल्स, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चों का कोऑर्डिनेशन हो गया, बैलेंस हो गया, स्पीड हो गया, प्रिसाइजन हो गया, ये सारी मिडिल चाइल्डहुड में धीरे धीरे क्या होती रहती है, इंप्रूव होती रहती है। रनिंग, जंपिंग, कैचिंग, थ्रोइंग, है ना, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती रहती, लेकिन स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। क्या एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन कैन जज एंड इंटरसेप्ट पाथवेज ऑफ स्मॉल बॉल्स थ्रोन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आप ये देख रहे हैं कि स्मॉल बॉल्स उनको उन तक
किसी दूरी से फेंकी गई हों तो उनको प्रॉपर जज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये तो भाई क्या लग रहा है, थोड़ा सा जनरली इनकरेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जो युवा अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग जो मैच्योरेशन को क्या डिस्क्राइब करता है। तो पहला कह रहा है कि द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स। तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स थोड़ी सी जल्दी मैच्योरेशन को जो है प्यूबर्टी के दौरान पा लेती हैं बॉयज़ के मुकाबले, है ना। तो ये थोड़ा इनएक्यूरेट है। बट फिजिकल चेंजेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड है द एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट, है ना, मतलब तीव्र प्रस्फुटन होता है ग्रोथ का। तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इमिटेशन पेयर करेक्टली मेच्ड है। इमिटेशन मतलब नकल उतारना, है ना। एक है इनविजिबल। अब नाम ही है इनविजिबल, मतलब जो विजिबल नहीं है। तो वो जो बच्चा देख नहीं सकता, जैसे कि माउथ, है ना। और विजिबल इमिटेशन मींस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बेबी कैन सी, जैसे फीट हैंड्स मूवमेंट। तो जब बच्चे इनकी नकल करता है किसी के तरीके की बोलने की या किसी के तरीके की मूवमेंट की, फीट और हैंड्स की, है ना, तो दोनों तरह की इमिटेशन सही है। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये इमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं काहे के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। इसी वजह से सोशल और मोटर बिहेवियर्स वो सीख पाते हैं, और इसी की वजह से कम्युनिकेशन का आधार यही बनता है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर पाते हैं इसी की वजह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है। तो वर्ड या कॉन्स्टेंट, इससे ये समझ में आ रहा है कि बच्चों को पता है कि मैं मेल हूँ तो मेल ही रहूँगा, फीमेल है तो फीमेल ही रहेंगे, चाहे हम कपड़े पहने चाहे, है ना, चाहे दूसरी एक्टिविटी करें। कपड़े पहनने का मतलब कि जो बॉयज़ हैं वो कैसे भी कपड़े पहने, उसको पता है कि चाहे वो फ्रॉक भी पहन ले तो भी वो क्या है, बॉय ही रहेगा। तो इस तरह से जेंडर कॉन्स्टेंसी है। तो पहला है चाइल्ड अवेयरनेस अबाउट हिज सेक्स बीइंग, सही है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन की नींव है ना। यही इन्फ्लुएंस करती है कि बच्चे कैसे अपने जेंडर रोल्स को, बिहेवियर्स को इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अप्रोच है जो कि सीख खोजती है टू मेजर क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस, याद रखना क्वांटिटेटिव, इन कॉग्निटिव एबिलिटीज बाय यूजिंग टेस्ट दैट इंडिकेट और प्रेडिक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज। मतलब किसी की संज्ञानात्मक क्षमता क्या है, उनके बीच में क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक रूप से जो अंतर है वो क्या पता करेगा। बिहेवियरिस्ट अप्रोच, बिहेवियर क्यों पता करेगा, बिहेवियर और कॉग्निशन एक दूसरे से ऑपोजिट है। बेले, बेले तो हमें पता है वो माइलस्टोन के लिए है। पियाजे अप्रोच या साइकोमेट्रिक, मेट्रिक मेजर, है ना, आ ही रहा है तो इसी आ जाएगा साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है उसी के थ्रू क्वांटिटेटिव डिफरेंस जो है हम पता कर सकते हैं। कैसे? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज़ करके, है ना। इंटेलिजेंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमारे लिए, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट है पियाजे का क्वालिटेटिव डेवलपमेंटल मॉडल, है ना। वो जो है वो मेजरेबल इंटेलिजेंस आउटकम की जगह पर क्वालिटी पर, है ना, क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ न्यू बॉर्न। मतलब कोई नवीन जन्मजात बच्चा है, उसकी सेंसरी कैपेबिलिटीज मतलब सुनने देखने की क्षमता, ये सब है ना, उसके रिगार्डिंग क्या करेक्ट है बताना है। हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही हियरिंग फंक्शनल होती है, बिल्कुल सही। तब तो वो सुनकर माँ के पेट में, है ना, रिस्पॉन्ड करते हैं, लात मारते हैं, ये सब। विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ, जन्म के दौरान सबसे कम डेवलप्ड सेंस जो होती है वो दृष्टि होती है, वो बिल्कुल सही है। बच्चे 8 से 12 इंच तक ही दूरी तक उसमें देख पाते हैं जन्म के दौरान। फिर 6 महीने की उम्र तक ही बच्चों में क्या होता है, विजन जो है अच्छे से डेवलप होती है, तभी वो फेस वेस सही तरीके से पहचान पाते हैं। तो दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्यूबर्टी ऑन एडोलेसेंट। तो जो युवा हैं उन पर प्यूबर्टी के साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या पड़ते हैं, हमें पता करना है उनमें से कौन सी कथन सही है। ठीक है। पहला है द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं, वो सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? अब देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चा है, उसको बॉडी इमेज अवेयरनेस उसकी ग्रो हो जाती है। जैसे गर्ल्स का ही देख लें तो उनको उनको प्रेशर पड़ता है कि उनको स्लिम दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है। तो फिजिकल का डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ रहा ना सोशल डेवलपमेंट पर।
द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम्स टू बी द मेजर कंसर्न फॉर एडोलेसेंस। ये भी बिल्कुल सही है, यही बात मैं अभी कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है जो ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब वृद्धि का प्रस्फुटन है प्यूबर्टी के दौरान, उनमें क्या है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट वेट, सही है। और इंटरनल ऑर्गन्स की जो साइज है उनमें चेंज आ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है, कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। जनरली जो गर्ल्स होती हैं वो 2 साल पहले ही इनमें ये ग्रोथ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वैनिशिंग एडोलेसेंट है वो किसने लिखी है ना, किसका काम है, तो ये एडगर जेड जी फ्रीडेनबर्ग। इन्होंने किस बारे में चर्चा की, जो स्ट्रगल के बारे में चर्चा की, जो एडोलेसेंस हैं उनके स्ट्रगल के बारे में चर्चा की कि भाई कैसे मॉडर्न सोसाइटी उनको आइसोलेट कर देती है, जिसकी वजह से उनको आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न होता है, एलियनेशन हो जाता है ना। उन्होंने किस बात पे हाईलाइट किया, उन्होंने बताया कि जो टीनेजर्स होते हैं उनमें बहुत लॉजिकल स्ट्रगल्स होते हैं, है ना। तो एकदम से जो हमारा वर्ल्ड है वो रैपिडली चेंज हो रहा है ना। तो बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशनल और सोशियोलॉजिकल अप्रोच की उन बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल रीजनिंग से रिलेटेड, है ना, तो उसके बारे में क्या सही है। पहला, मोरल रीजनर जो है वो कंजर्व करता है मोरलिटी एज अ मैटर ऑफ एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ जस्टिफाइबल प्रिंसिपल्स, तो बिल्कुल सही है ना, कि जो न्याय वाले प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार काम करता है ना, जो मोरल रीजनर है, मोरल रीजनिंग देने वाला। हिज थ्योरी वाज फ्री फ्रॉम जेंडर डिफरेंसेस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, विमेन को ज़्यादा उन्होंने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस पर। इसलिए जो कैरोल गिलिगन है ना, उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई तुम्हारा जो रिसर्च है उसमें निगलेक्ट किया आपने विमेन को, मेल बेस्ड रिसर्च है आपकी सारी की सारी, है ना, आपने केयर पर्सपेक्टिव को तो छोड़ ही दिया। तो एक तरह से कहा जाए तो जेंडर न्यूट्रल थ्योरी तो उनकी बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंसर्न विथ बॉडी इमेज, तो बॉडी इमेज से ज़्यादा कंसर्न है ना, चिंता उसकी, तो कैसे किसी के लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग क्या, पहला तो है एडोलेसेंट, अगर ऑप्शन में वो है तो वो तो सही है, तो एडोलेसेंस तो सही है। और ओल्ड एज के दौरान क्यों लुक्स मैटर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा केवल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है टर्म यूज फॉर क्वालिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिगर स्मॉलर मोर लेस, यानी मोर लेस या बिगर स्मॉलर के बीच में जो डिफरेंशिएट करता है वो टर्म क्या कहलाती है ना, तो वो कहलाती है ऑर्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या कहलाती है, वो हाउ मैनी के लिए बताती है, तो ये बताती है साइज ऑफ एनी ग्रुप, मतलब जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर है, 4 का मतलब कोई चीज़ 4 है ना। लेकिन ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर को बताता है, तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अब जैसे हमने लिख दिया फिफ्थ, अब जो बच्चा फिफ्थ पोजीशन पे है वो भी तो एक ही बच्चा है, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो भी एक ही बच्चा है, तो ये साइज को नहीं बताता, पोजीशन को बताता है, ऑर्डिनलिटी है ना, ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनलिटी कहीं ना कहीं सीक्वेंस से रिलेटेड है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है ना कि हाउ मैनी से रिलेटेड है, तो यहाँ ऑर्डिनलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है क्या सही है। पहला है मिडिल चाइल्डहुड के दौरान जो पीयर ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, ऑल गर्ल्स और ऑल बॉयज़, मतलब लड़के लड़के अलग लड़कियां लड़कियां अलग, तो बिल्कुल सही बात है। गर्ल्स आर मोर मेच्योर देन बॉयज़ इन मिडिल चाइल्डहुड, ये भी सही है ना, उनमें ज़्यादा हार्मोनल डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें है ना, वर्बल एबिलिटी हो गई, एम्पैथी हो गई, सोशल अवेयरनेस, ये सारी लड़कों से पहले आ जाती है। नेक्स्ट है कि करेक्ट इनमें से क्या करेक्ट है अबाउट कन्वेंशनल लेवल, है ना, तो प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। तो कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो अगर सोसाइटी के हिसाब से चल रहा तो कन्वेंशन, और सोसाइटी, प्री कन्वेंशन मतलब अभी पता ही नहीं उसको सोसाइटी के रूल्स क्या हैं कैसे, है ना, तो अपनी खुद की मोरलिटी है एक अलग तरह की। और लास्ट में पोस्ट कन्वेंशन, उसमें ये है कि भाई अगर सोसाइटी गलत है तो गलत है, अगर लेकिन कोई चीज़ व्यक्ति को खुद को सही लग रही है तो वो अपने हिसाब से मोरलिटी को तय करेगा। तो यहाँ तो कन्वेंशनल बताई जा रही, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सोशल रूल्स ही डिफाइन करेंगे मोरलिटी। आउटकम डिफाइन करते हैं का प्री कन्वेंशन में, और इफ़ नीड्स हैव बीन मेट देन एक्शन वाज गुड, ये भी प्री में आता है। और नेक्स्ट है मोरल प्रिंसिपल डिफाइंड गुडनेस ऑफ, तो ये आ जाता है पोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स, मतलब आइटम्स को ऑर्डर करना, किसी क्रम में जमाना,
है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव डायमेंशन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरिएशन, है ना, सीरीज में जमाना, सीरिएशन क्रम में जमाना। कब आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है 7 से 11 की एज में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कॉग्निटिव एडवांसमेंट, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, है ना, मतलब संज्ञानात्मक एडवांसमेंट, विकास से रिलेटेड, है ना, पूर्व बाल्यावस्था में। तो भाई यूज ऑफ सिंबल करते हैं बच्चा, थ्योरी ऑफ माइंड बिल्कुल 4 से 6 साल की उम्र में ही डेवलप होती है, तो ये भी सही है, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही। सेंट्रलाइजेशन, अब सेंट्रलाइजेशन होता तो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान है, लेकिन ये कॉग्निटिव एडवांसमेंट थोड़ी, ये तो लिमिटेशन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक चीज़ की ओर सेंटर, है ना, मतलब एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करना, बाकी एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर देना, तो ये तो लिमिटेशन हो गई बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रमोट्स ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, है ना, तो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, सूक्ष्म और स्थूल गतिक कौशल। तो रनिंग गेम्स बिल्कुल ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगी, ट्री क्लाइम करोगे ग्रॉस मोटर, लेकिन डिबेट में ग्रॉस मोटर स्किल कैसे डेवलप होंगी, है ना, डिबेट करने में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेल ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट के अंडर इनमें से क्या आता है, एज के अकॉर्डिंग करो फिजिकल एक्टिविटी, जेंडर के अकॉर्डिंग करो, कि रनिंग, स्किपिंग और स्पीकिंग, स्किपिंग टू इंक्रीज एंथुसियाज्म, या फिर एक्सरसाइज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन इक्वल अमाउंट, तो ये भी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एम्बिगुअस सिचुएशन बाय सीकिंग आउट अनदर पर्सन्स परसेप्शन ऑफ इट, मतलब कोई बच्चा है जो कि एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट सिचुएशन है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है ना, तो वो दूसरे का परसेप्शन चेक करेगा और उसके हिसाब से फिर रिएक्ट करेगा, इसको बोलते हैं सोशल रेफरेंसिंग। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो किसी अजनबी को अप्रोच कर रहा है, तो पहले देखेगा पेरेंट्स का उसके क्या रिएक्शन है ना, उनके रिएक्शन देखेगा, और उनको अगर लगेगा कि ये रिएक्शन सही नहीं, तो वो उनको अप्रोच नहीं करेगा, तो ऐसी सिचुएशन उसके लिए अनफेमिलियर हो गया, वो उसको चाहता है कि उसमें कैसे रिएक्ट करें, तो वो कोई ट्रस्टेड एडल्ट जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, इनकी हेल्प लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार इनमें से क्या सीमा है, लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल थॉट की, मतलब 2 से 7 साल की एज वाले बच्चों के लिए, है ना, प्री ऑपरेशन, लॉजिक नहीं है, फोकस ऑन स्टेट्स रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन, चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड निग्लेक्ट अदर्स, बिल्कुल सेंट्रेशन होता है उस टाइम पे, एक एस्पेक्ट को फोकस करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाना, चिल्ड्रन अज्यूम एवरीवन एल्स थिंग्स परसीव्स फील्स एज दे डू, बिल्कुल सही, वो सोचते हैं कि सारे लोग उन्हीं की तरह सोचते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली पेयर्ड, अब सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 से 2 साल वाली पियाजे की, वो भी उसकी भी सब स्टेजेस हैं, है ना, तो उनमें से क्या करेक्टली मैच्ड है आपको बताना है। 1 to 4 मंथ, शुरू के 1 से 4 मंथ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, बिल्कुल सही है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन उसी टाइम पे होंगे, और 4 से 8 तक सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होते क्या हैं, तो जो इन्फेंट्स होते हैं मतलब बच्चे होते हैं, वो उन एक्शंस को रिपीट करते हैं जो उनकी खुद की बॉडी पर सेंटर्ड होते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, है ना, और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस क्या होते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखकर, है ना, उनके हिसाब से चीज़ों को रिपीट करना, एक्शंस को रिपीट करना, जैसे बच्चे झुंझुना बजा रहे हैं ना एक तरह से। नेक्स्ट है पियाजी की टर्मिनोलॉजी में एलोसेंट्रिक क्या है, तो ईगोसेंट्रिक का आपने सुना है, उसका ऑपोजिट होता है एलोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना, और एलोसेंट्रिक मतलब ऑब्जेक्टिवली रिलेशनशिप को कंसीडर कर पाना, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है। दूसरा तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए है कि कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइट भी चली जाए, आंखों से ओझल भी हो जाए, तो भी वो असल में एग्जिस्ट करती है, ये तो 0 से 2 ईयर्स की एज में आता है ना, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका। नेक्स्ट एक स्लीप पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से क्या करेक्ट है, स्लीप पैटर्न के, है ना, तो आपको बताना है। पहला, इट चेंज थ्रू आउट द ग्रोइंग अप ईयर्स, मतलब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आपका स्लीप पैटर्न चेंज होता जाएगा। यंग चिल्ड्रन में डेवलप एलेबोरेट रूटीन्स टू पुट ऑफ गोइंग टू बेड एंड इट मे टेक देम लॉन्गर देन बिफोर टू फॉल स्लीप, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें सही हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं इनको चाहिए इरेगुलर स्लीप, मतलब कभी भी सो जाते हैं, है ना, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको
कम नींद मिले लेकिन डीप रेस्ट चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो लंबे सोते रहते हैं बहुत टाइम तक, है ना, लेकिन इरेगुलरली नींद रहती है, कभी भी सो जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिजिकल स्किल्स कौन सी हैं जिनमें स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं और हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, है ना। ऑप्शन नंबर 1, जैसे राइट करना, आर्टिस्टिंग, ड्राइंग व्राइंग करना, है ना, टूल को हैंडल करना, पेचकस वेचकस यूज़ करना, ये सारी फाइन मोटर स्किल के अंदर आती हैं। और ग्रॉस आप पढ़ चुके हैं, दौड़ना वोड़ना, किसी बड़ी सी चीज़ को पकड़ना, है ना, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आएगा। तो बेले की स्केल जो है इन्फेंट डेवलपमेंट में, उनमें क्या करेक्टली मैच्ड है? पहले भी हम पढ़ चुके थे, 3 महीने वाला पढ़ चुके थे और 9 महीने वाला, है ना। 9 महीने में खड़ा होने लगता है, 3 महीने में पलटने लगता है, 12 मंथ में वॉक अलोन, अकेले चल सकता है। बिल्कुल बच्चे 12 महीने में लगभग चल पाते, खड़े होकर चलने लगते थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। दूसरा देखते हैं, 14 to 16 मंथ वॉक डाउन स्टेयर्स विथ सिंगल फीट, एक पैर पर सीढ़ी उतर सकते। तो ये तो भाई 2 साल क्या 4 साल में भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, केवल ओनली 1। नेक्स्ट है कि मोटर स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम्स ऑफ एक्शन क्या है? सिस्टम्स ऑफ एक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल मोटर एबिलिटीज़ को इंटीग्रेट कर देना। जैसे मान लो दौड़ते दौड़ते बॉल को क्लिक किक कर रहे हैं, तो दौड़ भी रहे हो, बॉल को किक भी कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा मोटर स्किल्स हो गई ना। इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, ये भी बिल्कुल सही है। इट परमिट अ वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ मूवमेंट एंड मोर कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जो पियाजे है वो कंसीव करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्टेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेज अप्रोक्सीमेट एज इज करेक्ट। मतलब पियाजे कह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो स्टेज की सीरीज है ना। तो स्टेज अप्रोक्सीमेट एज के रिकॉर्डिंग इनमें से क्या सही है? सेंसरी मोटर 0 से 2 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या आती है? 2 से 7 वाली प्री ऑपरेशनल, इसमें है नहीं, है ना। फिर आती है 7 से 11, क्या आती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो भी इसमें नहीं है। तो इसमें तो 12 से 15 आ रहा है कॉन्क्रीट, तो ये भी गलत हो गया। फिर फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो 11+ होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा केवल। जो मोरल डेवलपमेंट को स्टडी करते समय जो कैरोल गिलिगन है, उन्होंने क्या फोकस किया? विमेंस मोटिव्स इन मोरल जजमेंट। शी फाउंड दैट मैन रिलाई मोर ऑन, जो बच्चे हैं वो मैन जो है वो किस पे, वो जस्टिस ओरिएंटेशन पे ज़्यादा रहते हैं, और फीमेल जो होती है वो केयर ओरिएंटेशन पे ज़्यादा रहती है। तो 139 का भी केवल होगा ओनली 1। नेक्स्ट है कि आपको बताना है ग्रोथ स्पर्ट की रिगार्डिंग क्या सही है। तो ग्रोथ स्पर्ट आपको पता है प्यूबर्टी वाली एज की बात हो रही है, तो ये 17 से 19 वाला तो वैसे ही गलत हो गया। और बॉयज़ जो है वो शुरू हो जाता है 10 से 12 की एज में, ये भी थोड़ा गलत हो गया। जो बॉयज़ हैं उनमें थोड़ा सा लेट शुरू होता है, 12 से 16 साल की, तो दोनों ही सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है कि कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। तो कर्ट लेविन क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? इंटरेक्शन बिटवीन वो पर्सन और उसके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बीच का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि एडोलेसेंट इज अ लिमिनल इंडिविजुअल बिटवीन टू वर्ल्ड्स, है ना। बिल्कुल वो कह रहा है कि जो किशोर बच्चे है वो बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में फंसा हुआ है, इन दो संसारों के बीच में, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ये तो बिल्कुल सही है, उनकी थ्योरी कहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है कि परमानेंट टीथ कब आते हैं बच्चे में, है ना, कब शुरू होते हैं? तो 6 साल की उम्र में परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है उसकी टेंडेंसी, उसका झुकाव है मेंटली लिंक पर्टिकुलर फेनोमेना वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल और कैजुअल रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन या ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। पियाजे कहते हैं कि दो चीज़ें जिनमें कोई संबंध ही है, बच्चे जनरली उनके बीच में लॉजिक लगाकर क्या करने लगते हैं, कोई संबंध बनाने लगते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, है ना। जैसे जैसे बच्चा कहता है कि बारिश शायद इसलिए हो गई क्योंकि क्या किया, मेरा जो है वो ग्लास का दूध गिर गया इसलिए बारिश हो गई। तो दोनों बातों का कोई क्या नहीं है, लॉजिक नहीं है, उन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बच्चा लगा रहा है, तो ये ट्रांजैक्टिव रीजनिंग हुई। ये क्या दिखा रहा है कि बच्चे में भी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं हुई है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आगे चल के फिर ये बन जाती है इंडक्टिव रीजनिंग, फिर डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है जो ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मतलब कंक्लूजन या रीजनिंग कह सकते हैं हम, है ना। ट्रांजिटिव कंक्लूजन के बारे में क्या करेक्ट है? तो
डिसीव्ड बाई अपीयरेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप, नोइंग रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय नोइंग रिलेशनशिप ऑफ ईच टू अ थर्ड, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन जानना, क्योंकि हमें उसकी और इसकी तीसरे के बारे में रिलेशनशिप पता है। जैसे हमें ये पता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है ना, और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए बी सी से बड़ा होगा, है ना। तो ये क्या का एग्जाम्पल है, ट्रांजिटिव रीजनिंग या ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेबी है वो चलना सीख रहा है, तो सोशल एनवायरनमेंट की क्या ज़्यादा हेल्प करती है, क्या? स्कैफोल्डिंग, मतलब स्कैफोल्डिंग में आपको पता है कि कोई क्या कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर हेल्प कर रहा है, वो लर्निंग से रिलेटेड है। यहाँ सोशल एनवायरनमेंट स्कैफोल्ड करेगा बच्चे को, तभी तो वो चलेगा, है ना। कोल्डनेस मतलब अनरिस्पॉन्सिवनेस, अगर अगर एनवायरनमेंट अनरिस्पॉन्सिव रहा तो फिर वो हेल्प कैसे करेगा बच्चे की किसी काम को करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर वन ही केवल ये करेक्ट होगा, ओनली वन। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, रिसर्च बताते हैं कि जो एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोड्यूस स्पीच फॉर मैनी ऑफ अस इज प्रेजेंट इन राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके जो दायां वाला हेमिस्फीयर है उसमें चीज़ों को समझने की और स्पीच को प्रोड्यूस करने की क्या है, क्षमता है। तो एक्चुअली ये राइट में नहीं, ये लेफ्ट में है, चीज़ों को समझने की, कॉम्प्रीहेंड करने की और स्पीच प्रोड्यूस करने की, तो ये तो गलत हो गया। रिसर्च शोज देन एनीथिंग एक्सपीरियंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी इज प्रोसेस्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर, मतलब राइट हैंड साइड में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोसेस कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। जो राइट में कर रहा है वो लेफ्ट कर रहा है, जो लेफ्ट में कर रहा है वो राइट ब्रेन का हिस्सा क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। फिर भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो किससे रिलेटेड ज़्यादा है, लॉजिक से, मैथमेटिक्स से, लैंग्वेज से। जो राइट वाला है वो क्रिएटिविटी से, स्पेशियल स्किल्स से, इमोशन से ज़्यादा रिलेटेड है ना। और ये डाइवर्जन डिवीजन ऑफ फंक्शन है, मतलब अलग अलग हिस्सों को अलग अलग काम मिल गया, इसको बोलते सेरेब्रल लेटरलाइजेशन, मतलब सेरेब्रल पार्श्विकीकरण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कोऑर्डिनेट और एफिशिएंट ब्रेन एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पियाजी की थ्योरी कह रही है द इनिशियल कनेक्शन ऑफ इन्फेंट विद द एनवायरनमेंट इज, तो शुरुआत में एनवायरनमेंट के साथ इन्फेंट का कनेक्शन जो है वो एलिमेंट्री और थ्रू सिंपल रिफ्लेक्स होता है, बिल्कुल सही है दोनों। सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, चीज़ों को पकड़ना, ग्रेस्प करना, सक करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। और एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब है प्रारंभिक, मतलब वो बाद की जो कॉम्प्लेक्स गतिविधियां हैं, है ना, कठिन गतिविधियां हैं, उनके लिए फाउंडेशन का काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीटस मतलब भ्रूण के बिहेवियर के बारे में क्या करेक्ट है। पहला डिटेक्टिबल मूवमेंट जो है वो हैंड का मूवमेंट है, तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है ना। बाय 16 वीक्स द फीटल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल टच इज लोकलाइज्ड एज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब जहाँ आप उसको टच करोगे वहाँ उसका रिस्पॉन्स आएगा 16वें हफ्ते तक। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर केवल ओनली टू करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में नहीं लिखा, ऑप्शन डी को ओनली टू बना देते हैं और ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोन अप्रोच ऑन मोरल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेमन की अप्रोच जो है मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनमें से उनसे उनके कॉन्टेक्स्ट में इन कथनों में से क्या बिल्कुल सही कथन है। तो डेमन की जो अप्रोच है वो बिल्कुल कोहलबर्ग से और कुछ कुछ पियाजे से मिलती जुलती है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। डेमन यूज्ड ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन देयर स्टडी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने जो अपना मॉडल दिया वो बच्चे की रियल लाइफ रीजनिंग पे पेश दिया है ना। और इसको उसने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसके 5 लेवल्स भी दिए, उस मॉडल के कितने लेवल थे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, 5 लेवल। शुरू के 2 लेवल किस पे डिपेंड करते हैं, वही कि बच्चे का पर्सनल गेन हो, है ना, और नेगोशिएशन हो जाए, है ना, तो मुझे ये दे दो, वही बिल्कुल कोहलबर्ग के पहली और दूसरी स्टेज की तरह। फिर लेवल 3 4 जो है थर्ड लेवल है जो इसका, ये डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी है उसके रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है ना, वो इनफ्लेक्सिबल है, इस बात है। फिर फोर्थ लेवल करता है 10-11 साल की उम्र वाला, है ना। तो एज पर द डेमोन्स फोर्थ लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बाय 10 और 11 ईयर्स द नोशन ऑफ फेयरनेस इज इन प्लेस, मतलब अब बच्चे में थोड़ा बहुत आता है ना, नोशन ऑफ फेयरनेस मतलब न्याय वाली कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ें बच्चे के ये कॉन्टेक्स्ट आते हैं।
तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 2 सही है, पहला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है आपको इमोशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है क्या सही है। पहला है कि वेरी यंग इन्फेंट्स हैव इमोशनल स्टेट्स एंड कैन इमिटेट इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स। तो बहुत छोटे छोटे इन्फेंट्स होते हैं, उनमें भी क्या है इमोशनल स्टेट्स होते हैं और वो दूसरों की इमोशनल एक्सप्रेशन को इमिटेट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्री स्कूल चिल्ड्रन यूज इमोशनल लेबल्स टू टॉक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड दोस ऑफ अदर्स। तो इमोशनल लेबल का यूज़ करते हैं जो प्री स्कूल के बच्चे हैं अपनी फीलिंग और दूसरों की फीलिंग को क्या करने के लिए, बात करने के लिए। तो ये भी सही है, बच्चे सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे इमोजीज हो गई, ये सारी चीज़ें, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री नेटल डेवलपमेंट जो है वो ट्रेडिशनली कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया गया, मतलब किन स्टेजेस में डिवाइड है। तो जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रायनिक स्टेज और फीटल स्टेज, तीनों तीनों स्टेज जो है वो बिल्कुल सही है। ये 0 से 2 वीक की है ना। नेक्स्ट एम्ब्रायनिक जो है वो 2 से 8 वीक की है, और जो फीटल स्टेज है वो 8 वीक से बर्थ तक की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से क्या करेक्ट है। डेवलपमेंट इज एज मच अ मैटर ऑफ द चाइल्ड एक्वायरिंग अ कल्चर एज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। बायोलॉजिकल ग्रोथ की प्रोसेस है ये, और साथ ही साथ क्या है कल्चरल ग्रोथ भी है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। चेंजेस कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चेंजेस जो है डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों इन्वॉल्व नहीं है चेंजेस, और कंटिन्यूटी क्यों इन्वॉल्व नहीं है, कंटिन्यूटी तो रहता है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंटल चेंजेस कब कब होते हैं ना, ऑकर होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के फलस्वरूप होते हैं, बिल्कुल सही। थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ चाइल्ड विथ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के फलस्वरूप भी होते हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो गए। नेक्स्ट है कि जो ब्रायंट और ट्रेबासो का व्यू है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग के बारे में, उन उसमें क्या सही। पहला है कि वो एग्रीड हैं विद द व्यू ऑफ पियाजेज अकाउंट ऑफ ट्रांजिटिविटी। मतलब पियाजे जो ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करते हैं उस पर वो एग्री करते हैं, पहला। तो ये बिल्कुल सही तो है, उस एक तरह से तो सही है, लेकिन वो एज फैक्टर पे क्या है, एज फैक्टर पे वो नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, है ना, एग्रीड नहीं हुए। तो इस तरह से कहा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। वो कहते थे कि थोड़े छोटे ही बच्चे वो ट्रांजिटिव रीजनिंग शो कर देते हैं अगर प्रॉपरली उनको गाइड किया जाए, है ना। तो अगर फेमिलियरिटी रहे, कॉन्टेक्स्ट उनको दिखाया जाए, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाए, तो फिर उनकी रीजनिंग एबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा है दे शोड दैट चिल्ड्रन कुड सॉल्व ट्रांजिटिविटी टास्क एट द रेदर यंग एज। तो ये बिल्कुल सही बात है, यही तो हम बात कर रहे हैं, तो केवल ओनली 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजिंग द डायनेमिक प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइन डैश आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन। तो डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन में जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कैरेक्टराइजिंग द डायनेमिक प्रिंसिपल्स, उन डायरेक्ट डायनेमिक प्रिंसिपल्स को कैरेक्टराइज करना, किन को, जो कि अंडरलाइन करते हैं, किसे अंडरलाइन करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करते हैं, वही फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है किसी डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन में। कौन, डायनेमिक प्रिंसिपल्स जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, और ये उससे रिलेटेड है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मतलब सी। नेक्स्ट है कि इन्फेंसी को सेंसरी मोटर स्टेज किसने कहा, तो पियाजे ने, ये तो बार बार पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट है कि जो पियाजे से रिलेटेड जो डेवलपमेंट का पीरियड है, पियाजे, आई एम सॉरी, कि जो डेवलपमेंट पीरियड है उसके कॉन्टेक्स्ट में इनमें से क्या जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला है पियाजे डिस्क्राइब्स द एनल एंड फेलिक स्टेजेस। तो एनल फेलिक स्टेजेस ये पियाजे ने थोड़ी बोली थी, है ना, किसने कही थी ये, फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने, तो ये तो गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की कैरेक्टराइज्ड अ सीरीज ऑफ स्टेजेस लाइक एफिलिएशन एज इन्फेंसी पीरियड एंड। तो भाई वाइगोत्स्की ने कोई स्टेजेस दी थी क्या, बिल्कुल नहीं, वाइगोत्स्की ने कोई एज स्टेजेस नहीं दी थी, ये तो पियाजे ने दी थी, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, नीदर 1 नॉर 2। आज की वीडियो में थोड़ा कम ही रहने देते हैं, थोड़ा सा सही हेल्थ इशू थोड़ा सा लग रहा है, इस वजह से इसको छोटा सा रखते हैं वीडियो। अगली वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, इस पार्ट को। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।